वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकेंड लाइन ड्रग्स। सेकेंड लाइन ड्रग्स में सबसे पहला वाला क्लास कौन सा है? अमीनो ग्लाइकोसाइड, जिसमें कौन से आते हैं? एक तो कैनामाइसिन है एंड दूसरा वाला है एमिकैसिन। ओके, सो ये हो गया हमारा अब पहला वाला ड्रग। ओके, उसके बाद में दूसरा वाला कौन सा है? फ्लोरोक्विनोलोन्स। ओके, फ्लोरोक्विनोलोन्स में काफी सारे हैं, ओफ्लोक्सैसिन, सिप्रोफ्लोक्सैसिन। फिलहाल में हम लोगों ने एक ही एग्जांपल डाल के रखा है। तीसरा होता है हमारा थायोअमाइड, इन विच एग्जांपल इज इथियोनामाइड। उसके बाद में सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव्स कौन से है? पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। उसके बाद में आता है पॉलीपेप्टाइड जैसे रियोमाइसिन एंड सिक्स्थ वाला एंटीबायोटिक जैसे कि साइक्लोसेरिन। अब पहला वाला कौन सा है? अमीनो ग्लाइकोसाइड। अमीनो ग्लाइकोसाइड में पहला देख लेते हैं हम लोग, दिस इज द कैनामाइसिन। अब जब भी कैनामाइसिन आता है, कैनामाइसिन इज द अमीनो ग्लाइकोसाइड, तो इसका जो सोर्स होता है, दिस सोर्स इज द स्ट्रेप्टो का, हाँ कौन सा वाला है? स्ट्रेप्टोकोकस और माइसस। हाँ, सो स्ट्रेप्टोमाइसिस कैना। अब कैनामाइसिन कहाँ से मिलेगा? उससे रिलेटेड ही रहेगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन से नहीं। ओके, कहाँ से? दूसरा ऑर्गेनिज्म रहता है जिसका नाम क्या है? कैनामाइसेटिकस। ओके, सो दिस इज द कैना माइसेटिकस। इससे मिलता है हम लोगों को कैनामाइसिन। और इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज याद रखने की है, ये जो कैनामाइसिन है वो हम लोग उसका एडमिनिस्टर करते हैं, दैट इज सिस्टेमिकली। सिस्टेमिकली का मीनिंग क्या होता है? सिस्टेमिकली इनटू डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ओके, और वो भी हम लोग देते हैं बाय द इंट्रामस्कुलर रूट। ओके, क्यों ऐसा होता होगा? क्योंकि उसका ओरल एब्जॉर्प्शन कम होता है। ओके, अब इसकी एक्टिविटी है वो कैसी है? दिस एक्टिविटी सिमिलर टू द स्ट्रेप्टोमाइसिन। और ये अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन की जैसा ही है, मतलब ये भी किसके अगेंस्ट में इनएक्टिव है? Pseudomonas. Okay, so this is also again pseudomonas. Okay, so pseudomonas के अगेंस्ट में क्या हमारा कैनामाइसिन भी इनएक्टिव है। उसके बाद में अगर उसकी ओटोटॉक्सिसिटी देखे जाए, मतलब टॉक्सिसिटी, दैट इज द ओटोटॉक्सिसिटी। ओटोटॉक्सिसिटी का मीनिंग क्या होता है? यदि इट विल कॉज द हियरिंग इम्पेयरमेंट, और ये जो कॉज करता है दैट इज हियरिंग लॉस ही कॉज करता है। जो बहुत सारे ड्रग्स है जिनका रिवर्सिबल रहता है, लेकिन कैनामाइसिन का जो हियरिंग लॉस होता है दैट इज इरिवर्सिबल। ओके, तो इरिवर्सिबल हो गया। साथ में दूसरी भी टॉक्सिसिटी रहती है, दैट इज इट विल बी टॉक्सिक इन द किडनीज, और किडनीज को क्या बोलते हैं? नेफ्रोटॉक्सिसिटी, और वी कैन से रीनल टॉक्सिसिटी। ओके, तो ये हो गई हमारी कैनामाइसिन। उसके बाद में दूसरा वाला कौन सा है? एमिकैसिन। ओके, एमिकैसिन ये जो होता है वो बने वाला है कैनामाइसिन से, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज द सेमी सिंथेटिक। ओके, तो सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है, और किसका डेरिवेटिव है सेमी सिंथेटिक का? कैनामाइसिन का, कैनामाइसिन। ओके, और इसी को हम लोग बोलते हैं एमिकैसिन। और ये जो इसकी एक्टिविटी अगर देखेंगे, ये ये इसकी एक्टिविटी होती है दैट इज रेजिस्टेंट अगेंस्ट द बैक्टीरियल एंजाइम्स। और ये जो हमारे एंजाइम्स है, वो एंजाइम्स क्या करते हैं? उन एंजाइम्स का नाम है अमीनोग्लाइकोसाइड inactivating enzymes. Okay, so we can write down amino glycoside inactivating enzymes। ये एंजाइम्स किसके पास में रहते हैं? बैक्टीरिया के पास में होते हैं। ओके, तो ये
इसमें उसकी एक्टिविटी है। उसके बाद में ये एक्टिव होता है अगेंस्ट द सूडोमोनास। ओके, सूडोमोनास के अगेंस्ट में कौन-कौन एक्टिव नहीं है? स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं है, कैनामाइसिन नहीं है, लेकिन कौन एक्टिव है? एमिकैसिन है, लेकिन वो भी एट द हाई डोसेज पे ये एक्टिव होता है। और ये एक्चुअली होता है रिजर्व ड्रग, और रिजर्व ड्रग किसके लिए कहलाता है? फॉर द हॉस्पिटल। हाँ, ये पढ़ के रखा है ना आप लोगों ने? हाँ, तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस। ओके, आप लोगों को मैम ने ये पढ़ा दिया है, राइट? हाँ, तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन मतलब जो अपने को अपने ऑलरेडी बाहर नहीं रहते हैं, हॉस्पिटल में जाने के बाद में उधर वहाँ से स्प्रेड होने वाली इन्फेक्शन, तो वो टाइप के ड्रग्स, वो टाइप के इन्फेक्शंस में जो रिजर्व ड्रग है दैट इज द एमिकैसिन। तो हम लोगों ने 2 अमीनोग्लाइकोसाइड देखे वाले हैं। कौन से? कैनामाइसिन। कैनामाइसिन कहाँ से मिलता है? स्ट्रेप्टोकोकस, हाँ, Streptomyces canamyceticus, and ये amikacin इज द सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव। ओके, अब ये जो अमीनोग्लाइकोसाइड है इनका भी क्या रहेगा? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जैसे अपने 2 ड्रग है, कौन से? कैनामाइसिन एंड द एमिकैसिन। ये भी जाके किसको बाइंड होते हैं? 30s सब यूनिट। ओके, और साथ 30th सब यूनिट का अगर बाइंड हो गए तो वो क्या किसको रोकने वाले हैं? प्रोटीन सिंथेसिस। दिस ब्लॉक्स द ट्रांसलेशन, मतलब जाके किसको ब्लॉक कर रहे हैं? दे विल इनहिबिट द इनहिबिट प्रोटीन प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, अब यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ अगर रेजिस्टेंस देखा जाए तो ये जो रेजिस्टेंस होता है वो म्यूटेशन होता है, वो भी कोडॉन के नंबर्स दे वाले हैं। कौन से नंबर के कोडॉन में? 400, 401 एंड 483। और कौन से जीन के हैं? RRS जीन। ओके, RSS नहीं, कौन है? RRS जीन के कोडॉन में जाके ये क्या कर रहे हैं? म्यूटेशन कॉज करते हैं। और ये RRS जीन कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? rRNA ऑफ द 30s स्मॉल राइबोसोमल सबयूनिट। मतलब ये जो ड्रग जाके बाइंड हो रहा था, किसको बाइंड हो रहा था? 30s। ओके, तो यहाँ जहाँ पे जाके बाइंड हो रहा था वहीं पे क्या कॉज कर दिया? म्यूटेशन कॉज कर दिया। अब वो बाइंड नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा मैकेनि इसको अमीनोग्लाइकोसाइड्स का मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो क्लास आता है वो क्लास है फ्लोरोक्विनोलोन्स। और फ्लोरोक्विनोलोन्स में कौन से ड्रग्स आते हैं? तो पहला है सिप्रोफ्लोक्सासिन, उसके बाद में सेकंड है ओफ्लोक्सासिन, थर्ड वन इज द लिवोफ्लोक्सासिन एंड फोर्थ वन इज मॉक्सीफ्लोक्सासिन। तो ये 4 ड्रग है, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, लिवोफ्लोक्सासिन एंड द मॉक्सीफ्लोक्सासिन। तो हम लोग डायरेक्टली ये जब आएंगे वो हम लोग फ्लोरोक्विनोलस का पूरा क्लास ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ के जाएंगे? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द फ्लोरोक्विनोलोन्स। ओके, तो वी विल say the mechanism of the action। अब ये जो फ्लोरोक्विनोलेंस है, जैसे इंपॉर्टेंट वाले कौन से है? सिप्रोफ्लोक्सासिन एंड ओफ्लोक्सासिन। ये इनिबिट करते हैं एक एंजाइम है जिसका नाम क्या है? टोपोआइसोमरेज 2 एंजाइम। ओके, आप लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा है, इसलिए आप लोगों को इसका नाम नहीं पता। ओके, वो भी हम लोग कवर करेंगे बाद में। फिलहाल में याद रखने का ये क्या कर कौन सा है? टोपोआइसोमरेज 2 एंजाइम को इनिबिट करते हैं। और ये जो टोपोआइसोमरेज 2 ही 2 होता है उसका दूसरा नाम क्या है? डीएनए गायरेज। ओके, तो डीएनए गायरेज इज द टोपोआइसोमरेज 2। ओके, और उसको कोड कौन करता है? जीन, जिसका नाम क्या है? गायरेज ए एंड गायरेज बी। ये सबसे अच्छे नाम दिए वाले हैं। ओके, जो क्या बना रहे हैं एंजाइम? डीएनए गायरेज। अब ये जो गायरेज का काम क्या होता है? वो
क्या क्या कॉज करता है? सुपर कॉइलिंग कॉज करता है डीएनए का। तो या अब ये क्या करेंगे, ये एंजाइम का कोई इनिबिट कर दिया, सो दिस विल इनिबिट द डीएनए सुपर कॉइलिंग। मतलब हम लोगों ने जो भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखे हैं, सारे अलग अलग टाइप के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आ रहे हैं। मतलब एक में अगर रेजिस्टेंस डेवलप हुआ, तभी भी दूसरी ड्रग एक्ट हो जाएगी। इसलिए टीबी में हमेशा थेरेपी होती है, एक सिंगल ड्रग नहीं दी जाती। तो फ्लोरोक्विनोलोन्स किसके ऊपर एक्ट करते हैं? दे आर इनिबिटिंग द डीएनए गायरेज, सो इनिबिटिंग द डीएनए सुपर कॉइलिंग। तो बताओ तुम लोग खुद ही देख के कि इसका मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा? कौन से जीन में म्यूटेशन आएंगे? गायरेज ए एंड गायरेज बी जीन को में आ जाते हैं म्यूटेशन, जिसके वजह से अब वो ड्रग वहां पे जाके बाइंड नहीं होगी और ड्रग उसको इनिबिट नहीं करेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा फ्लोरोक्विनोलोन्स। फ्लोरोक्विनोलोन्स के बाद में आते हैं हमारे थायोअमाइड, और थायोअमाइड में हमारी कौन सी वाली ड्रग है? दिस इज द इथियोनामाइड, राइट? इथियोनामाइड, दिस इज आवर इथियोनामाइड। ओके, ये इथियोनामाइड है, तो ये वाली ड्रग कौन सी है? इथियोना, ये अगर इथियोनामाइड है तो ये वाली ड्रग कौन सी है? पढ़ चुके ऑलरेडी। दिस इज द INH, मतलब कौन हो गया? आइसोनियाजिड है ये। और इथियोनामाइड और आइसोनियाजिड, अब हम लोगों को ये सिमिलर दिखते हैं। इथियोनामाइड में कौन है? सल्फर, और इसमें कौन होता है? ऑक्सीजन। ओके, तो इधर ये अभी दोनों सिमिलर वाले हैं। और इथियोनामाइड की जो इफिशियंसी होती है, इट हैव द मॉडरेट इफिशियंसी। और ये जो एक्ट होता है ऑन द बोथ एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर बैसिलाई। इसका मीनिंग क्या होता है? एक, अगर हमारी ये वाली सेल है, ओके, कौन सी सेल में रहते हैं ट्यूबरकुलोसिस? कौन सा है? मैक्रोफेजेस। ट्यूबरकुलोसिस में पढ़ा था, सबसे स्टार्ट में जाके इन्फेक्शन कहाँ पे होता है? हाँ, मैक्रोफेजेस में। मतलब ये किसी भी, सिर्फ मैक्रोफेजेस में ही नहीं, ये जो इन्फेक्शन होता है वो किसी न किसी सेल में इन्फेक्शन होता है। ओके, तो सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? ये वाले हमारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, और कुछ सेल के बाहर भी प्रेजेंट रहते हैं। तो कुछ ड्रग्स जो बाहर के तो इसको इजीली किल कर सकते हैं, लेकिन अंदर के वाले को किल नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो इथेनोमाइड होता है, वो किसको किसको किल कर रहा है? ये जो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर है, इनको भी किल करता है, और जो इंट्रा सेलुलर है, इनको भी किल करता है। तो इसलिए ये इथेनोमाइड हमारा इसेंशियल होता है। और अगर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लोग देखेंगे, अगेन ये किसके जैसा दिखाई दिया था अभी अभी अपने को? आइसोनियाजिड की जगह पे। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा? हाँ, तो बताओ क्या है? ये सबसे पहले एंटर करेगा इन द बैक्टीरिया। ओके, तो बैक्टीरिया के अंदर एंटर करने के बाद में अब ये क्या बनाएगा? ये दिस विल कन्वर्ट इनटू इट्स द एक्टिव मेटाबोलाइट। ओके, तो ये मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो गया, और ये एक्टिव मेटाबोलाइट क्या करने वाले हैं? इनिबिट करने वाले हैं किसकी सिंथेसिस? वेरी गुड। ओके, तो इनिबिट द माइकोलिक माइकोलिक एसिड सिंथेसिस। ओके, तो ये वाला इस तरीके से अगर फ्लो चार्ट में पढ़े तो बहुत अच्छे से याद रहता है। तो क्या है इथेनोमाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? इथेनोमाइड एंटर इनटू द बैक्टीरिया, बैक्टीरियल एंजाइम कन्वर्ट करते हैं इथेनोमाइड को इन द एक्टिव मेटाबोलाइट, और ये एक्टिव मेटाबोलाइट जाके इनिबिट कर देते हैं माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को। ओके, फिर इसके एडवर्स इफेक्ट देखेंगे। कौन से है? एनोरेक्सिया, देन नौशिया, वोमिटिंग, सलाइवेशन। ओके, आप लोगों ने बहुत सारी बार देखा होगा, ऐसे टंग पे मेटल वाली टेस्ट आती है। ओके, सो दैट इज द मेटालिक टेस्ट। ओके, देन epigastric discomfort, then sulfurous belching and the hepatitis B। hepatitis मतलब
कुछ भी हमेशा नाम में ही दिया वाला होता है। आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन और किसका हेपेटोसाइट्स का मतलब किसमें है लिवर। बस काम खत्म हो गया। ओके हत्ती लाया तुम लोगों ने बीच में। ओके तो ये हो गया हमारा इथियोनामाइड। ओके उसके बाद में थायोअमाइड में ही दूसरा वाला है दिस इज द प्रोथिना कौन सा वाला है प्रोथियोनामाइड। और ये प्रोथियोनामाइड दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखते हैं। ओके ये वाला स्ट्रक्चर किसका है इथेनोमाइड। कौन सी वाली रिंग है पायरिडीन रिंग। ओके यहाँ पे कौन है हाँ इथिल ग्रुप है। और इधर याद रखने का कौन है सल्फर। ओके अब यहाँ पे देखते हैं ये सल्फर एंड NH2 तो सेम है। चेंज किस में है ये यहाँ पे कौन सा वाला था इथिन। ओके तो यहाँ पे कितने आ गए दो के जगह पे तीन आ गए। सो दिस इज द थ्री तीन मिथिल मतलब कौन सा ग्रुप लग गया प्रोपेन। ओके सो प्रोपिल ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाता है तो बन गया इसलिए नाम क्या है प्रोथिनामाइड। और यहाँ पे नाम क्या है इसका इथियोनामाइड। अब याद रहेगा क्यों नाम दिया वाला है। ओके सो यहाँ पे कौन सा ग्रुप है इथिल एंड यहाँ पे आता है हमारा प्रोपिल सॉरी प्रोपिल ग्रुप। ओके और तो इसकी सारी जो प्रॉपर्टीज है वो किसके जैसे रहेगी अभी दिस इज वेरी सिमिलर टू द वेरी गुड। ओके सो इट इज द इथियोनामाइड के साथ में इसकी सारी एक्टिविटीज सिमिलर रहने वाली है। ओके तो ये हो गया हमारा प्रोथियोनामाइड। अगर आप लोगों को पेपर में भी ये आया तो स्ट्रक्चर तो आप आराम से बना सकते हैं राइट। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कौन सा है सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव। और सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव कौन सा है दिस इज पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। ये पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड होता है ये होता है related to the class of drug which is called as the sulfonamide. Okay, related to class और उस क्लास का नाम क्या है सल्फोनामाइड। ओके ये सल्फोनामाइड का मीनिंग क्या होता है सल्फोनामाइड मतलब कौन सा वाला है जिसके पास में कौन सा रिंग है बेंजीन रिंग। यहाँ पे कौन रहेगा अगेन NH2 ही रहेगा। लेकिन इसमें चेंज कहाँ पे आता है देयर इज द SO2 उसके बाद में NH और साथ में रहेगा R ग्रुप। तो दिखाई किसके जैसा रहा है सल्फोनामाइड के जैसा ही दिख रहा है। लेकिन चेंज किस में है यहाँ पे सल्फर नहीं है। ओके और ना ही N ग्रुप है मतलब ये वाला पार्ट कैसा है सेम है बस चेंज होता है दूसरे वाले ग्रुप में। ओके तो ये वाला है इसलिए अपन क्या बोलते हैं ये इसी के साथ के जैसा रिलेटेड होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी भी जो एक्शन होती है दिस इज ऑल्सो ट्यूबरक्यूलोस्टैटिक। ओके तो साइडल है या स्टैटिक है स्टैटिक सो ट्यूबरक्यूलोस्टैटिक ये एक्शन है PAS दैट इज द पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। अब इसके एक्शन कैसी है फिर वो हम लोग देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन। ओके तो हमारा जो ड्रग है इसका नाम क्या है PAS। ये जो इनिबिट करता है एक एंजाइम और इस एंजाइम का नाम क्या है थाइमिडाइलेट सिंथेज। ओके तो यहाँ पे लिख देता हूँ दैट इज थाइमिडाइलेट सिंथेज। ओके सो ये जो हमारा एंजाइम है हमारा ये बैक्टीरिया का है बैक्टीरिया का एंजाइम है दैट इज थाइमिडाइलेट सिंथेज एंजाइम का इनिबिट कर दिया। और इसके वजह से किसका सिंथेसिस इनिबिट हो जाता है फोलिक एसिड सिंथेसिस इनिबिट हो जाता है। और उसका अगर मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस देखने का होगा तो अब किसको वाला तो ये जो एंजाइम बनाता है वो कौन सा जीन है थाई ए जीन। दैट्स व्हाई इस जीन में हो जाएगा म्यूटेशन और डेवलप हो जाता है रेजिस्टेंस। तो थाई ए जीन की वजह से रेजिस्टेंस किस में तो रेजिस्टेंस की वजह से कौन सा वाला ड्रग इनएक्टिव हो जाता है दैट इज पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड। मतलब उल्टे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके
उसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट वाला ड्रग जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। ओके, पॉलीपेप्टाइड्स ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तो आते हैं, लेकिन उनको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड पेप्टाइड्स बोलते हैं। मतलब ऐसे पेप्टाइड्स जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड रहते हैं, तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, देज आर द कंपाउंड। ओके, सो ऐसे कंपाउंड्स which are containing the different classes of amino acid, or simply we can write down a different types of the amino acids। एंड ये जो हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं, वो अमीनो एसिड्स जहाँ लिंक हमेशा किसके होते रहते हैं, लिंक्ड विद द, एक दूसरे को अमीनो एसिड कैसे लिंक रहते हैं, बाय बॉन्ड, विच बॉन्ड इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, सो तुम लोग कुछ भी नहीं आता। हाँ, तो किससे लिंक होने वाले हैं ये, पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक होके रहते हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड। और उस पॉलीपेप्टाइड का नाम क्या है, वियोमाइसिन। ओके, अब ये वियोमाइसिन है, मतलब ये इसका भी क्या होने वाला है, सोर्स रहेगा। और वो भी सोर्स कौन सा होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस, दैट इज प्यूनिसियस। ओके, तो प्यूनी Yes, this is the source of the Rheomycin। ओके, अब यहाँ पे भी हम लोगों को दो सब यूनिट दिखाई दे रहे हैं। कौन सा है, 30th सब यूनिट एंड 50th सब यूनिट। तो ये जो वियोमाइसिन होता है, वो दोनों में से एक को बाइंड नहीं होता, वो जाके बाइंड होता है दोनों में के बीच में के इंटरफेस को। मतलब ये जो हमारा ड्रग है, इट इज वियोमाइसिन। वियोमाइसिन जाके हो रहा है, अरे बॉन्ड हो गया वो। ओके, तो दिस विल बाइंड टू द इंटरफेस। अब ये इंटरफेस किसके किसके बीच में है, इंटरफेस बिटवीन द 30s एंड द 50s सब यूनिट। ओके, अभी तक के किसको बाइंड हो रहे थे, 30s सब यूनिट को बाइंड हो रहे थे। और अल्टीमेटली होने वाला क्या है, एक ही एक्शन है, कौन सा, इनिबिट। हाँ, so these are going to inhibit the प्रोटीन सिंथेसिस को ये इनिबिट करते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्शन ऑफ द वियोमाइसिन, राइट। तो ये जैसे आपने को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड किससे किससे बनने वाला है, अलग अलग अमीनो एसिड, जैसे बीटा लाइसिन। ओके, देन प्रोपियानिक एसिड, सेरीन, ओके, एलेनिन, अर्जिनिन, ऐसे सबका मिला के क्या बन गया, पॉलीपेप्टाइड। और वो जाके कहाँ पे बैठ गए, इन दोनों के बीच में, मतलब एट द इंटरफेस, जिसकी वजह से क्या नहीं होने दे रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस ही नहीं होने दे रहे हैं। तो दिस आर द, पहला कौन सा था पॉलीपेप्टाइड, वियोमाइसिन। और दूसरा वाला पॉलीपेप्टाइड कौन सा है, दिस इज द कैप्रियोमाइसिन। और वो किससे बन मिलता है, दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसस कैप्रियोलस से मिलता है। और ये इसका भी बहुत सारी नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड ऑटोटॉक्सिसिटी भी रहती है। तो ये दो उसकी टॉक्सिसिटी है, राइट। तो ये हो गया हमारा दो पॉली पेप्टाइड्स। और लास्ट में क्या बचता है, एंटीबायोटिक। ओके, तो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स तो हम लोग बाद में एंटीबायोटिक वाले सेक्शन में देखते हैं। तो लास्ट में एक बच गया है, कौन सा वाला है, वही सेम, दैट इज द साइक्लोसेरिन। ओके, तो साइक्लोसेरिन क्या है, एंटीबायोटिक है ना। ओके, तो ये जो साइक्लोसेरिन होता है, ये साइक्लोसेरिन है, बेसिकली दिस इज द एनालॉगस। ओके, लेकिन ये बहुत बड़ा एंटीबायोटिक दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, बिल्कुल सिंपल वाला है। और ये एनालॉगस होता है विद द डी एलेनिन। ओके, और ये जो एलेनिन क्या है, अमीनो एसिड होता है, उसके साथ में ये एनालॉगस है। लेकिन तो इसमें क्या हो चुका है, इट हैव फॉर्म द रिंग, राइट। अब ये जो
साइक्लोसेरिन है उसका हम लोग देखेंगे, क्या देखने वाले हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ओके, तो नॉर्मल में होता क्या है, जो एल एलानिन होता है वो कन्वर्ट होता है डी एलानिन में। नॉर्मल प्रोसेस देख रहे हैं, उसके लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है, और वो एंजाइम कौन सा वाला है, एलानिन रेसेमेज। ओके, एलानिन रेसेमेज किसको किस में कन्वर्ट करता है, एल एलानिन को डी एलानिन में। फिर डी एलानिन ये जो डी एलेनिन को इनकॉर्पोरेट किया जाता है किसमें, सेल वॉल में, बाय द डी एलेनिन लाइगेज। ओके, ये हमारी नॉर्मल प्रोसेस है बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरिया में नॉर्मली क्या हो रहा है, एल एलेनिन कन्वर्ट होता है डी एलेनिन, और बाद में उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है सेल वॉल में। उसके लिए दो एंजाइम की जरूरत होती है। पहला एंजाइम कौन सा है, एलानिन रेसेमेज, एंड दूसरा एंजाइम होता है डी एलानिन लाइगेज। तो हमारा साइक्लोसेरिन क्या कर रहा है, दोनों को भी इनिबिट कर देता है, जिसके वजह से, क्यों इनिबिट करता है, बिकॉज इनिबिट कैसे करेगा, ये किसके जैसा है, एनालॉगस है ना, मतलब ये क्या करेगा, एलेनिन के साथ में कंपटीशन करेगा टू बाइंड विद द एंजाइम। एंजाइम, ओके, एंजाइम में क्या रहती है, एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट के लिए साइक्लोसेरिन के साथ में कॉम्पीट करेगा। ओके, जिसके वजह से अब वो एलेनिन की जगह पे जाके कौन बैठ जा रहा, साइक्लोसेरिन। तो लेकिन साइक्लोसेरिन तो सेल वॉल में नहीं जाएगा, लेकिन साथ में वो सेल वॉल में डी एलेनिन को भी नहीं जाने दे रहा है, जिसके वजह से अभी सेल वॉल का सिंथेसिस प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, और जिसके वजह से फिर होती है बैक्टीरिया की डेथ। ओके, तो ये कहलाते हैं हमारे, दिस आर द सेकंड लाइन ड्रग्स। तो इस तरीके से हमारे क्या खत्म हुए हैं, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। मतलब ट्यूबरकुलोसिस हो गया, इनमें से कोई भी एक उठा के दे देते हैं क्या, नहीं। तो दुनिया में ट्यूबरकुलोसिस बहुत बड़ा एपिडेमिक है, जिसके वजह से कौन जागा हुआ है, एक थेरेपी आती है, उस थेरेपी को क्या बोलते हैं, डॉट्स थेरेपी। डॉट्स मतलब डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट थेरेपी, और डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। ओके, जो होता है कैसा है, शॉर्ट कोर्स वाला जो ट्रीटमेंट होता है, दैट इज द डॉट, दैट इज डॉट्स ट्रीटमेंट। और वो 6 से 8 मंथ का मल्टी ड्रग का शॉर्ट कोर्स है। सबको कैसा लगता है, एक आधे हफ्ते का होगा ना, नहीं, शॉर्ट मतलब भी कौन सा वाला है, 6 मंथ्स वाला शॉर्ट कोर्स है, जो कब दिया गया है, 1995 में, अंडर द डॉट्स प्रोग्राम। ओके, तो डॉट्स मीन्स डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट और डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी, और कैसी वाली थेरेपी है, शॉर्ट टर्म थेरेपी है। ओके, जब 1995 में इन्होंने ट्रीटमेंट देना चालू किया था, तब उन्होंने टीबी के पेशेंट्स को 4 क्लासेस में डिवाइड कर दिया था। ओके, कौन से कैटेगरीज थे, कैटेगरी 1, 2, 3 एंड 4, जिसमें जो कैटेगरी 1 हुआ करती थी, उनमें आते थे न्यू केस ऑफ द न्यू केसेस, जिसमें जो स्पुटम स्पेयर रहता है, सॉरी, जो स्पुटम का स्मेयर रहता है वो कैसा था, पॉजिटिव, या फिर सीवियर पल्मोनरी टीबी रहता है। ओके, तो ये होगी पहली कैटेगरी। उसके बाद में सेकंड कैटेगरी, मतलब जो कौन से है, डिफॉल्टेड। डिफॉल्टेड मतलब ट्रीटमेंट तो हुआ है लेकिन प्रॉपर से लिया वाला नहीं है, और या फिर इरेगुलरली उसका ट्रीटमेंट हुआ वाला है, वो किस में आते हैं, कैटेगरी 2 में। फिर कैटेगरी 3 में कौन से आते हैं, जिसमें न्यू स्पुटम स्पेयर जो स्मीयर होता है वो निगेटिव होता है, और पल्मोनरी टीबी, और वो लेस सीवियर फॉर्म रहता है। ओके, और फोर्थ वाला कौन सा है, जो कि क्रोनिक केसेस वाला होता है। वो इंट्रोड्यूस कब हुआ था, 1995 में। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा ना, इसलिए 2010 में उन्होंने दो ही कैटेगरी रखी थी, और वो कैटेगरी कौन सी है, एक न्यू पेशेंट एंड दूसरा प्रीवियसली ट्रीटेड पेशेंट। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। ओके, सारे लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते थे कोई पेशेंट को कौन सी कैटेगरी में डालने का, इसलिए 2010 में दो ही कैटेगरी है। कैटेगरी 1 मतलब कौन से, न्यू पेशेंट, एंड कैटेगरी 2 मतलब प्रीवियसली
ट्रीटेड पेशेंट। तो कैटेगरी जो 2 था उसमें काफी सारे लोगों को इंक्लूड कर लिया गया है। तो ये 2 कैटेगरी ही बच्चे वाले हैं। अब यहाँ पे दिए जाते हैं ड्रग्स, ओके, और उसको क्या बोलते हैं, दीज आर द रिकमेंडेड डोजेस, और वो भी किसके वाले, किसके देंगे, फर्स्ट लाइन ड्रग्स के, क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने अप्रूव किया वाला है ना, फर्स्ट लाइन ड्रग्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले कौन से देंगे, फर्स्ट लाइन ड्रग, और फर्स्ट लाइन ड्रग में कौन सा आता है, आइसोनियाजिड विच इज डिनोटेड बाय सिंबल एच। आइसोनियाजिड, आईएनएच तो होता ही है, ये सिंगल मैंने वर्ड वाला भी बताया था, तो दैट इज एच। देन दूसरी वाली कौन सी है, रिफाम्पिन, कितनी है, आर विच इज डिनोटेड बाय सिंबल आर। देन पायराजिनामाइड दैट इज जेड। देन इथाम्ब्यूटॉल दैट इज ई। एंड लास्ट में कौन सा है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ओके। तो एंड दिस इज डिनोटेड बाय सिंबल एस, ओके। तो ये वाला जब भी इनका डेली डोज देते हैं कैसा रहता है, मिलीग्राम पर केजी, दैट मीन्स इट शुड बी कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू द बॉडी वेट। तो जिसका जितना बॉडी वेट रहेगा उतना उसका ड्रग का डोज बढ़ता बढ़ता जाएगा, ओके। तो और उसको कैसे दे, ये वाला क्या कहलाता है हमारा, एक तो डेली डोज रहता है, देन उसके बाद में आता है 3 टाइम्स पर वीक डोज, ओके। तो स्टार्टिंग के फेज में कैसे दिया जाता है, डेली, ओके। उसके बाद में फिर डोज कम किया जाता है, और कितना दिया जाएगा, 3 टाइम्स पर वीक। तो इसमें इतनी चीजें याद रखने की, कौन सा है, आइसोनियाजिड, दूसरा रिफाम्पिन, देन पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटॉल एंड द स्ट्रेप्टोमाइसिन। और ये कहाँ से मिलने वाला है हम लोगों को, डब्ल्यूएचओ ने अपने को दिया वाला है 2010 में, और वो कन्वेंशन हुआ था जिनेवा में, ओके। उसके बाद में अगर कैटेगरी वाइज ट्रीटमेंट का रेजिमेंट देखेंगे तो पूरा याद रखने की जरूरत नहीं, बस अपने को पता होना चाहिए कि अपन ये पढ़ के रखे वाला है, ओके। तो 2 ही कैटेगरी थी ना, हाँ। सो पहला कैटेगरी कौन सा था, न्यू पेशेंट, और दूसरा वाला कौन सा है, प्रीवियसली ट्रीटेड पेशेंट, ओके। अगर इंटेंसिव फेज है तो उसको क्या दे रहे हैं, पहला HRZE। HRZE मतलब आइसोनियाजिड, रिफाम्पिन, पायराजिनामाइड एंड इथाम्ब्यूटॉल, ओके। और साथ में ये, और कंटिन्यूस में इस तरीके से वो हम लोग इसको देते रहेंगे, लेकिन एज अ फार्मासिस्ट हमको ये याद रखने की जरूरत नहीं है। ये किसके लिए जरूरी है, हाँ, सो फिजिशियंस के लिए ये जरूरी है, लेकिन हमको ये पता होनी चाहिए कि 2 कैटेगरी रहते हैं और उसमें हम लोग देते हैं ड्रग्स, ओके। तो दिस इज, पहले तो इसका फुल फॉर्म DOT, मतलब डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी, और वो भी थेरेपी कितनी है, कौन सी कहती है, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब 6 to 8 months की थेरेपी, दैट इज शॉर्ट टर्म थेरेपी, ओके। तो ये हो गया हमारा लास्ट, और लास्ट में आता है दैट इज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी मतलब ऐसी टीबी होती है जो रेजिस्टेंट रहती है किससे, आइसोनियाजिड एंड द रिफाम्पिन, या फिर जो दूसरे कोई भी फर्स्ट लाइन ड्रग्स है उनसे जो रेजिस्टेंस वाली रहती है वो टीबी, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टी रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, ओके। मतलब पहले तो हम लोग क्या देंगे, फर्स्ट लाइन ड्रग्स, लेकिन फर्स्ट लाइन ड्रग्स में क्या डेवलप हो गया, रेजिस्टेंस, तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। मतलब वो जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स के ड्रग्स से डेवलप हो जाना है रेजिस्टेंस। इसलिए अब क्या बनाया उन्होंने, उसमें के लिए उन्होंने स्टैंडर्ड रेजिमेंट बनाया वाला है ड्रग्स का, और उसमें क्या क्या यूज होता है बताओ, कैनामाइसिन, फिर कौन आता है, ओफ्लोक्सैसिन जो इंटेंसिव फेज होता है उसके लिए, उसके बाद में इथियोनामाइड, साइक्लोसेरिन, पायराजिनामाइड एंड द इथाम्बिटॉल, और साथ में क्या देता है, पायरिडॉक्सिन, ओके। अब यहाँ पे अपने को ये आइसोनियाजिड एंड रिफाम्पिन दिखाई दे रहे हैं क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि उसमें ही क्या डेवलप हो गया है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के टाइम पे क्या देते हैं, कैनामाइसिन, ओफ्लोक्सैसिन, लियोफ्लोक्सैसिन। इधर तुमको ओफ्लोक्सैसिन एंड लियोफ्लोक्सैसिन दिखे थे क्या, नहीं, इसलिए वो कौन से ड्रग थे, सेकंड लाइन ड्रग। अभी समझ में आ गया, ओके। देन आते हैं कौन सा, इथियोनामाइड, साइक्लोसेरिन, पायराजिनामाइड,
तो इस तरीके से हम लोग इनको ट्रीटमेंट रहता है, मतलब ट्रीटमेंट देते हैं टू द मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। तो इस तरीके से हमारा खत्म हुआ है एंटी टीबी ड्रग।